बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, चाय आपका जो चाय का मग है आपके हाथ में होगा, आप खबरें सुनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि सुबह सुबह हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हम कुछ अच्छी खबरों की तलाश में रहते हैं जो कि नहीं मिलती हमें, और हम अखबार खोलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी खबर होती है जिससे हमारा जो कि मूड स्पॉइल होने का ख़तरा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब तो आप पाकिस्तानी हैं, आपको आदत हो जानी चाहिए कि आपने सुबह उठना है तो आपको ऐसी कोई ना कोई खबर मिलेगी। जनाब, पॉलिटिकल स्टोरी हम आपको पता है इस प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा करते हैं, और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने टेबल वाली साइड पे होती हूँ जब भी मैं पॉलिटिकल डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ ऑन सेट हमारे गेस्ट मौजूद है जो पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर आज अपना तजिया देंगे। हमने कहा स्काइप से हट के भी कोई चीज़ होनी चाहिए, स्टूडियोज़ के अंदर होनी चाहिए, ज़रा फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है तो अच्छा भी लगता है। इस वक्त सबकी नज़रें जो लम्हा बलम्हा बदलती जो सियासी सूरत हाल है उस पर हुकूमत और PTI के दरमियान जो आंख मचोली कह ले, इसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान ने बानी PTI के हवाले से इस खबर की तरदीद की कि उन्होंने GHQ के बाहर 9 मई को होने वाले एहतजाज की कॉल दी थी। दोनों ने इनके बानी PTI के इस बयान की नफ़ी की है और कहा है कि उन्होंने कोई ऐसा एतराफ़ नहीं किया है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो है रऊफ हसन साहब, उनका PK के तहत ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए जजेस भी नामजद कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ PTI के अरकाने पार्लियामेंट ने गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बात करेंगे तो नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नजरसानी अपील दायर कर दी है। यह है मुल्क की अभी जो हमें सुबह सुबह कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आ रहे हैं, और मैंने कहा ऑन सेट आज हम तजिया लेने, और उसके लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार उसामा गाजी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, और एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग इसलिए आ रही है कि कई साल पहले जियो पर मॉर्निंग शो या, और बल्कि उससे पहले जब जर्नलिज्म का एक तरह से स्टार्ट लिया एक्सप्रेस में, तो तब भी एक मॉर्निंग न्यूज़ शो उस वक्त था, लेकिन चूंकि उसके फौरी बाद ही हम वो न्यूज़ में 9 बजे वाली न्यूज़ में शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए वो उस तरह रजिस्टर नहीं हो पाया। तो आज मुझे वो सब याद आ रहा था, और आपका इतना खूबसूरत सेट देखकर और आपको फ्रेश देखकर, आपकी सारी टीम को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने सुबह हमें जगा दिया। हाँ, मैंने आते ही पूछा उसामा साहब से कि आर यू अ मॉर्निंग पर्सन, ही सेड कि आई यूज्ड टू बी अ मॉर्निंग पर्सन, सो या इट्स अ चेंज एंड आई गेस इट्स अ गुड चेंज। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं है मुल्क में, वी ऑल नो दैट, और ये बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक पॉइंट पे लगता है कि PTI के लिए मुश्किलात कम हो रही हैं, अगले लम्हे लगता है कि वो कम नहीं हो रही हैं। ये जो एक हम ना क्यूरियोसिटी के फेज में हैं एज अ पाकिस्तानी भी, एंड आई होप कि हम जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ये कभी कभी हमें बेहतर होती मिलेगी? अभी जल्दी नहीं। देखिए, अगर आप ये कहें कि जिसका आप मुकम्मल हल चाह रहे हैं वो सिर्फ एक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में हों, या कम से कम ये कर लिया जाए कि जो इलेक्शंस हुए हैं उनको किसी तरह से फ्री एंड फेयर करवा लिया जाए, जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक, और जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसमें जल्द अज जल्द सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये जो हम कभी देखते हैं कि अच्छा हो अब ट्रिब्यूनल नहीं बनने चाहिए, या हम फॉर्म 45 नहीं दिखा सकते, पहले कह रहे दिखा रहे हैं, तो जब तक ये रहेगा पूरा इंटरनेशनल एक प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, केसेस चलते रहेंगे, और हुकूमत कोशिश करती रहेगी तरीके इंसाफ को हम दबाते रहें, तरीके इंसाफ जो है उभरने की कोशिश करती रहेगी, वही डिमांड करती रहेगी, और पूरी दुनिया की नज़रें, इन्वेस्टर की नज़रें, लोगों की नज़रें इस चीज़ पर होंगी, बयानात इस तरह से आ रहे होंगे, पकड़ दकड़ चल रही होगी, तो हम कभी भी स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं देख सकेंगे। फिर इसी तरह से अगर 5 साल गुजर जाएंगे तो गुजर जाएं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसामा साहब, दूसरी जानिब अभी हमने कल एक स्टेटमेंट देखी जिस पहले उससे कि बानी PTI इमरान खान साहब ने जी 9 मई के हवाले से या GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल का एतराफ़ किया। कल असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब ने इसे डिनाई कर दिया जी कि उन्होंने ऐसा कोई एतराफ़ नहीं किया। ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स को भी ट्विस्ट करके बताया जा रहा है, या PTI इसका एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, दोनों सूरत हाल के अंदर ये एक इंतशार की जो कह ले फिजा को ट्रिगर करती हैं कहीं ना कहीं। अब मसला ये है कि इस वक्त आप देखें पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की, कि वो जो भी कहते हैं वो आप ना भी हेडलाइंस में रखें, लेकिन उसी के डिस्कशन होती है कि गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करती है, कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त, सारा फोकस उनका इस वक्त यही चीज़ पर है। केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो नए बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो और तो कोई काम रहा नहीं किसी को भी। और फिर जब गवर्नमेंट इस तरफ होगी तो जाहिर है कि हर तरफ लोग भी उसी को देख रहे हैं, वही चीज़ डिस्कस होगी। अब इसलिए वो एक एक जुमला
क्योंकि वो बाहर भी जनाब अभी फ्राइडे टाइम्स में छप गया, वो ये हो गया, उससे पहले ये हो गया, अब क्या होगा। तो अब एक तरफ से ये चीज़ रिपोर्ट हुई और सभी ने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन बाद में जो कहने वाला है वही जब उसको डिनाई कर देगा तो आप क्या करेंगे। अब ये तो है नहीं कि कोर्ट में थे, मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान था और वो लिखा गया है, या वहां पर कोई रिकॉर्डेड था और उसको आप पेश करेंगे। तो इस तरह के कई बयान हो चुके हैं। अब तो ये हाल हो गया कि परवेज खटक साहब और जुबैदा जलाल साहिबा ने जो बयान वहां पर जाकर दिए, परवेज खटक साहब दरखास्तें देते फिर हैं कि मैं अपना बयान दोबारा बदल कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ तो अदालत के सामने लोग मुकर जाते हैं। अच्छा, एक आपने भी खुद बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट किया कि एक तरफ तो हुकूमती अराकीन की या वुज़रा की जब भी हम बात सुनते हैं उनका जी कि इस मुल्क की सियासत में बानी पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, हम उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, वो एक इस तरह की चीज़ है। लेकिन अभी तक इनकी सियासत उसी एक शख्सियत के गिर्द घूम रही है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख लिया जाए, कोई भी अपनी कारकर्दगी बताने के लिए जब कोई बात की जाती है तो शुरू तहरीक इंसाफ के टाइम से किया जाता है। सो ये ऑब्सेशन जो है तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई से, ये कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी को मजीद बढ़ाने में भी रोल प्ले करता है। डोंट यू थिंक दैट? 100% आपकी बात दुरुस्त है, आई एग्री विद यू। असल में जब गवर्नमेंट खुद उसको पता है कि हमें कितने वोट मिले हैं या हम किस तरह से आए हैं, किस तरह से बैठे हैं, क्योंकि अगर उनके पास वोट बैंक था और वो जितनी सीटें वो क्लेम करते हैं जिस तरह भी हुआ है, तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए था, फॉर्म 45 सारे अदालत में पेश करने चाहिए थे। ये नहीं ज़रूरत थी कि अच्छा नहीं हम ट्रिब्यूनल चेंज कर रहे हैं, हम नहीं दिखा सकते, जज ही चेंज कर दो। वो हमने अपलोड की थी लेकिन वो मुसलसल अमल जारी है। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि एक स्टैटिस्टिशियन है और बड़े नामी घरामी, उन्होंने बताया कि एक शख्स के वो शार्क से खा जाए उसको, इसके बहुत कम चांस है, पता नहीं करोड़ों में एक चांस ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर बिजली लग के कोई गिरे वो भी बहुत कम, कोई करोड़ों में एक चांस। लेकिन एक शख्स को शार्क भी खा रही है और ऊपर से बिजली भी उसको लग जाए, ये तो बहुत ही कम चांस है। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान का एक हल्का ऐसे है जहां पर इतने फॉर्म 45 के एंड पर जीरो आया है कि जिससे इसको आप लाखों से मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी चांस नहीं बनता, यानी इन्फिनिटी में जाकर मुमकिन ही नहीं है। तो ये काम हुए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ। और कई जो बतन है, जिस तरह दीगर लोग ये करते हैं, वो जैसे ही देखते हैं डाटा वो सामने लाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो अभी अपडेट कर रहे हैं। तो जब तक ये रहेगा तो हुकूमत कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकती। जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो उसको हर वक्त लगेगा कि अच्छा देखिए, आप अगर आप बैठी हैं प्रोग्राम कर रही हैं ना, जब आप अच्छा प्रोग्राम कर रही होंगी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त करती हैं, आप कॉन्फिडेंट होंगी। जब आपको पता है कि मैं वैसे ही पता नहीं किसी वक्त भी कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कोई ये हो जाएगा, एक इंस्टेबिलिटी आपको मुसलसल रहेगी कि मैं शायद अगर समझेगा कैपेबल नहीं हूं, या मुझे तो ये इस वजह से नहीं लाया गया, मेरी कारकर्दगी की वजह से नहीं लाया गया, मैं तो किसी और वजह से यहाँ पर बैठी हूं। तो फिर तो आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते, फिर आप हर वक्त आप इनसिक्योर होंगे। जब आप लोगों के वोट से आएंगे तो आपको किसी की इनसिक्योरिटी नहीं होगी। भाई हम वोट लेकर आए हैं, किसी ने करना है एहतजाज करता रहे, कैसे निकालेगा हमें? क्या स्ट्रीट पावर से कोई निकाल लेगा? नहीं निकाल सकता। तो उनको हमेशा इस वक्त अदालत से खौफ है कि वहां पर अगर ये सारे मामला चले जाते हैं। आपने सुना वज़ीर दिफा साहब ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी अक्टूबर में अब ये है कि हल्के भी खुल जाएंगे। तो भाई खोलने दें, आपको उससे क्या डर? आप अपने गवर्नेंस पर ध्यान दें, उस पर फोकस रखें। लेकिन इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ है, और उस वजह से एक तो मईशत का आप हाल देख लें, और फिर जिस तरह से आप आकर बैठे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। वो जो आपने शुरू में जिक्र किया ना कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मुश्किल में है, मुश्किलात उनकी कब कम होंगी? देखिए, मुश्किलात तो उनकी जितनी थी वो चल रही है पिछले 2 साल से, लेकिन हुकूमत भी कोई मजे में नहीं बैठी हुई। वो भी फूलों की सीट पर नहीं है, वो कांटों के बिस्तर पर ही हैं और रोजाना उनको कांटे चुभ रहे हैं। अब वो करते ये हैं कि अच्छा अब इसको किस तरह काबू करें, वो उस तरफ फोकस रखा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। जितना आप इसको डिले करेंगे, अब दोबारा इस तरह के इलेक्शंस नहीं हो सकते, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। अयूब खान के दौर में आप देखिए, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ, उसके बाद अयूब खान साहब दोबारा नहीं कर सके वो। उसके बाद आप आ जाइए, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे, उन पर बड़े एतराज़ हुए थे, वो जो भी इलेक्शन हो गया उसके बाद दोबारा वो वाला इलेक्शन नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई। ज़ियाउल हक साहब आ गए, ज़ियाउल हक साहब ने भी एक इलेक्शन करवाए थे वैसे, और वो गैर जमाती इलेक्शन से जुनेजो साहब आ गए। अच्छा, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब, वो तो खैर हादसा हो गया। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आता है, 2002 में उन्होंने भी इलेक्शंस करवाए थे, 2008 में उस तरह के इलेक्शंस नहीं करवा सके। अब ये जो 2024 में हो गया है, ये नहीं होगा कि अगले इलेक्शंस जब भी हो वो इस तरह से हो जाए। तो अब देखिए, अभी भी ये बात हो रही है कि अब अगले इलेक्शंस शायद 1-2 साल में हो जाए, और उस वक्त चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और वो शायद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। इसके अलावा कोई हल है नहीं। तो मुश्किलात इनकी जरूर तहरीक इंसाफ की जो 2 साल में है वो शायद जारी रह सकती हैं, मगर देखिए एट द एंड ऑफ द डे
आपको लोग जज करेंगे परफॉर्मेंस से, कितने लोग देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टी इस चीज होती है कि लोग उसके साथ कितने हैं, कितना वोट बैंक उनके साथ है, तो वो उनका बढ़ रहा है। अच्छा, पॉलिटिकली एक चीज है कि ये पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पब्लिक है, अब मुझे लगता है विद द टाइम दे आर मोर अवेयर, उनको आइडिया हो गया है कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं। और वही बात है कि ये इलेक्शंस इस तरह के दोबारा नहीं होंगे, दो कि हमने पहले भी देखा है कि आवाम निकली है और उन्होंने वोट कास्ट किया, इट वाज लाइक अ ह्यूज, दे मेड अ ह्यूज डिफरेंस बाय कमिंग आउट। लेकिन अब इस आवाम की जो मुश्किलात हैं, आपका जैसे आपने कहा कि गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है, इन चीज़ों पे ध्यान है, सारा जो मलबा है ना इस सारे मेस का, वो आवाम के ऊपर गिर रहा है, चाहे वो बिजली की शक्ल में हो, महंगाई की शक्ल में हो, या किसी भी सूरत में हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हम एक तरफ देखें, यहाँ पे लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो तो इकोनॉमिक तो साइड पे है, आवाम का किसी ने तो सोचना है। यकीन जाने जो एक तो होता है खबरें, मुझे तो लगभग 20 साल हो गए हैं खबरों के इस सारे मामले में, लेकिन जो हालात हम आज देख रहे हैं ऐसे नहीं देखे। मईशत के लिहाज से, लोगों की मुश्किलात के लिहाज से अब तो यह हाल हो गया है कि पहले होता था जी महंगाई बहुत है, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, अब तो यह है कि जो तनख्वाह है उसका शायद 90% बिजली के बिलों में चल दे रहे हैं लोग। ये एक है। अब आप छोड़ दें सेहत को, तालीम को, आप खुराक को, क्या करेंगे? तो इसलिए बुनियादी चीज़ें लोगों से दूर होती चली जा रही हैं। और अभी कोई होता ना कि इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, के वो सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है, अभी तो कहीं वो नज़र भी नहीं आ रहा, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि 2 साल बाद हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर 30 अरब रुपए कर्ज ले रहे होंगे। हमारे वज़ीर ख़जाना जा रहे हैं चाइना और उनसे कह रहे हैं जी 15 अरब डॉलर का आप रीशेड्यूल कर दें जो कर्ज है। रीशेड्यूल मतलब क्या, हमने वापस करना है, आपको हम करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते, हमें और वक्त आप दे दें, आगे चले जाएं। अच्छा, खबरें हैं कि चाइना पहले इस पर एक तरह से इनकार कर चुका है, तो ये आखिरी एफर्ट हो सकती है। ठीक है, 500 अरब रुपए आपने सिर्फ चाइनीज IPPs का देना है, जो वो बार बार कह रहे हैं कि मजीद हमसे आप कोई बात ना करें, पहले हमें ये 500 अरब रुपए आप ये दें। बाकी IPPs के साथ आप देख लें, वो कैपेसिटी पेमेंट्स का आता चला जा रहा है। जो साबिक निगरान वजीर थे वो अब कह रहे हैं कि जी IPPs से आप नया मुआहदा करें, जैसे ये काम बड़ा कोई आसान है, आप कर जाते, 6-7 महीने तो आप रहे थे। तो इट्स अ मेस। जब तक तमाम लीडरशिप इस पर फोकस नहीं होगी और सोचेंगे नहीं कि इसका हमने मुस्तकिल हल क्या निकालना है, हमने क्यों इस तरह के एग्रीमेंट्स कर दिए, आइंदा हमने किस तरह चलना है, अब नए एग्रीमेंट्स की तरफ सोचा जा रहा था, तो हम इससे नहीं निकल सकते। मुश्किल वक्त आते हैं कौमों की जिंदगी में, लेकिन ये तो हो कि लोगों के पास होप हो, देयर शुड बी होप कि हमने इस मेस से निकलना है, या हमारे सियासतदान, हमारे लीडर्स इस पे कोई काम कर रहे हैं। ये असल अलमिया मुझे नजर आता है कि होप भी खत्म होती चली जा रही है। ये असल ज्यादा खतरनाक बात है। अच्छा, अभी हुकूमती वज़रा की बातें सुने या आप वज़ीर आला की सुने या प्राइम मिनिस्टर, कल उन्होंने कहा है कि मुल्क की इकॉनमी बहुत स्टेबल हो रही है, बहुत अच्छे हमारे सारे मैक्रो लेवल पे हमने इकदाम किए हैं। ये कौन सी फैंटेसी में है, ये कौन सा मुल्क है जिसकी ये बात करते हैं? कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इनकी नज़रों से ओझल है? क्योंकि टीवी टेलीविजन पे बैठ के, इवन मैं स्टूडियोज में बैठती हूँ, रिपोर्टर्स या फील्ड में जाते हैं, पीपल आर रियली वरीड कि उन्होंने अपना ब्रेड एंड बटर कैसे मैनेज करना है। अभी आपका सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, तो आपने नोट किया होगा कि एकदम फजा चेंज हुई और वो एक तंजिया हंसी की हल्की सी, माइक में तो नहीं आई होगी, लेकिन जितने भी हमारे यहाँ कैमरामैन और दीगर लोग हैं जिंदा दिल लोग हैं, लेकिन उसमें एक तकलीफ है। इन लोगों को भी पता है कि हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब असल बात यह है कि ये वो लोग बात करते हैं कि जिनके, जिस तरह यहाँ पर आपके लगा हुआ है, सिस्टम चल रहा है, वरना चल नहीं चल सकता, जनरेटर लगे हुए हैं, अगर लाइट जाएगी और बहुत जाएगी तो जनरेटर चल जाएगा। उन सबके पास जनरेटर्स हैं। उन्होंने 1 रुपए का बिल नहीं देना, सरकारी गाड़ियां हैं, पेट्रोल उनका वहीं से आना है, उनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं कम से कम, और उनके पास इसी तरह ड्राइवर हैं, अमला है। मेरा ख्याल है 8 करोड़ रुपया शायद सिर्फ वो जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके बाग के लिए है, और शायद 60 लोगों का स्टाफ सिर्फ उधर है। तो जब इस तरह की ज़िंदगी होगी तो फिर तो जाहिर है कि महंगाई भी कम है और स्टेबिलिटी भी बहुत है। और ये मैं देख रहा था, मैं आज भी पढ़ रहा था कि बयान आ रहे हैं हुकूमती शख्सियात के कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है और महंगाई बड़ी कंट्रोल हो गई है। अब ये उनकी अपनी ज़ात तक ज़रूर हुई होगी, उनकी अपनी ज़ात तक, तो वो इंसान अपने ज्योग्राफी का कैदी होता है। हमारे दोस्त, उनके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होगी, माली होगा, ड्राइवर होगा,
उनसे उनका कभी इंटरेक्शन नहीं होगा कि वो कैसे करते हैं? उनकी 25% सरकारी तनख्वाहें बढ़ गई ना। हाँ, ये भी बात ठीक है। वो भी ये शिकायत नहीं करते, उनको तो एजाजी मिले हैं। आप ये देखें, जब ये लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, इतना मुश्किल हो चुका है, तो उस वक्त ये गवर्नमेंट की सतह पर ये कह रहे थे, उस वक्त ये 4-4 महीने के एजाजिए यानी बोनसेस दे रहे थे। जो तनख्वाह है उसके अलावा कौमी असम्बली के वो दे रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर अपने स्टाफ को दे रहे हैं, उनके लिए मसला नहीं। अब अगर आप की तो गाड़ी के पहिए बदले गए थे हाँ, that's what I remember। तो वहां पर क्या महंगाई का इम्पैक्ट आएगा? अगर आपका ताल्लुक आईपीपी से नहीं है, अगर आपका ताल्लुक शुगर इंडस्ट्री से नहीं है, अगर आपका ताल्लुक फ्लोर इंडस्ट्री से नहीं है, अगर आपका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, यानी आप सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो फिर आपका कसूर है। फिर आप इसी तरह जिंदगी गुजारें कीड़े मकोड़ों की तरह। या तो आप उस लेवल पर चले जाएं या इनके साथ किसी तरह से जुड़ जाएं, वरना आप ये कहें कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती होगी, फिर आप अपने आप को कोसते रहें। क्योंकि एक हक था आपके पास, कम से कम आप कहते थे 5 साल के बाद हमें यह हक है कि अच्छा एक ओनरशिप फील होती थी कि अच्छा चलो जी बदला लेंगे, बड़ा ये है वो, तो उससे एक आपका कैथारसिस ही हो जाता था। या वो बंदा आपके पास आता था कि अच्छा वोट मांगने आएगा ना, फिर मैं देखूंगा, वो भी घबरा रहा होता था कि इसको रिलीफ दें। अब इतना अजीब माहौल हो गया है कि जो बैठा है उसको पता है मुझे वोट तो मिला नहीं, मैंने अगली दफा भी अगर आना है तो इसी तरह से आना है, तो लोगों में तो मैं जा भी नहीं सकता। और उस शख्स के पास भी यह है कि भाई इसने तो अब मेरे पास आने नहीं, अब हम करें क्या? तो ये जो एक इस मुल्क में इशराफिया क्रिएट हो गई है, जिसका मैंने आपसे अर्ज किया। अभी आप देखें मार्केटिंग कंपनीज को कहा जी हम आप पर विदहोल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, उन्होंने कहा जी ऐसी तैसी एहतजाज करें, ऐसे खत्म हुआ। वो कहते हैं आपने टैक्स है। इसके बाद बारी आई कि जी हम ये सीमेंट इंडस्ट्री पर लगाएंगे, वो भी वापस हो गया। फ्लोर इंडस्ट्री का हुआ, वो भी वापस हो गया। आप शुगर इंडस्ट्री पे लगाएंगे, वो भी इसी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे, वो भी वापस हो जाएगा। तो जब तक आप आईपीपीस पर आप करके देख लें, क्योंकि जितने ये मैंने आपसे बताया ना, शुगर इंडस्ट्री में तकरीबन 50% लोग वो हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता इनडायरेक्टली जिनका ताल्लुक पार्लियामेंट में है या गवर्नमेंट में है। इसी तरह फ्लावर मिल्स का आपको मिल जाएगा, इसी तरह ऑयल कंपनीज का मिल जाएगा, इसी तरह आपको सीमेंट का मिल जाएगा, इसी तरह आपको आईपीपीस का मिलेगा। जो गौहर एजाज साहब ने जो लिस्ट दी है उसमें माशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब हैं जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस करना है कि आपने मैशत किस तरह बेहतर करनी है, वो खुद उस आईपीपी और वो जाकर बताते हैं कि आप चीनी की एक्सपोर्ट करने दें, और उसके बाद आप देख लीजिए चीनी फिर महंगी हो गई है। वो जाकर बताएंगे कि बिजली के बिल किस तरह कम करने हैं, कि जी मेरी JDW के जो आईपीपीज हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट्स आ रही हैं, आपने इनको किस तरह खत्म करना है। कैसे मुमकिन है? किस तरह हो सकता है कि इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं सलमान शहबाज, उनके बकौल एजाज गौहर साहब ने जो सारी मीडिया को लिस्ट दी है उसमें उनकी भी है, और कुल माशाल्लाह चंद माह में मेरा ख्याल 3 महीने में 60 करोड़ के कैपेसिटी पेमेंट का मतलब यह है कि ना बिजली बनी ना खरीदी गई, जब बनी नहीं तो खरीदनी कहां से थी? तो आप उसको पे कर रहे हैं, और कौन पे कर रहा है? आप पे कर रही हैं, ये लोग पे कर रहे हैं जिन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, जिनका ना उन्होंने मुआहिदा किया। मुआहिदा करने वाले वो थे, उन्होंने कहा था ये मुआहिदा करें कैपेसिटी पेमेंट का या इनके आईपीपीस के साथ करें, वो बेचारे तो ले भी नहीं रहे बिजली, मगर वो ऑनेस्ट पेयर जो है जो बिजली का बिल अदा कर रहा है, और लिटरली वो कहते हैं अपना पेट काट कर, और वो कहते हैं जी कपड़े नहीं बना सकते हम अपनी खुराक कम कर देंगे, बच्चों का दूध अब क्या करें, किस तरह से पूरी करें। मैल न्यूट्रिशन का शिकार ये कौम हो रही है। हमने क्या ग्रो करना है, हमने आगे कहां जाना है? हम तो बेसिक चीजें में उलझे हैं अभी। और देखिए अब तो यह हाल हो गया, मैंने अब जाकर इस पर भी वीलॉग करना है कि एक वक्त था मुसलमानों पर कि जब हमारे यहाँ प्रिंटिंग जब आया ना, उन्होंने कहा नहीं ये काम करेंगे ना, जिस तरह अखबार प्रिंट हुआ या आप देख रहे हैं प्रिंटिंग, जब ये स्टार्ट हुआ सब, तो कहा गया कि ये काम नहीं करना हमने, ये हमारे लिए जायज ही नहीं है। आज तक आप यकीन करें हम वो भुगत रहे हैं, मुसलमान पीछे रह गए। इसी तरह एक वक्त था कि तलवार के अलावा हमने नहीं लड़ना, ये जायज ही नहीं है। तो दुनिया कहां से कहां चलेगी? आज तक ये सैकड़ों साल हो गए इस बात को, और हम पीछे अब हम देख रहे हैं कि हम अब मीडिया को, सोशल मीडिया को छोड़ दें, सोशल मीडिया को, हम इंटरनेट को कैसे स्लो करना है। अब फास्ट करने का नहीं हम कह रहे, आप इमेजिन कीजिए, हम पीछे करने का कह रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़ी मजे की बात समझाई कि दुनिया फर्ज कीजिए भाग रही है, उसकी एक्सेलरेशन आम आदमी को मुझे भी सही तरह समझ नहीं है, लेकिन जितनी मुझे समझ आई मैं समझाता हूँ। वो समझिए कि 100 की स्पीड से दौड़ रही है पूरी दुनिया, ठीक है, हमारी पहले ही 10 की स्पीड है। अच्छा, अब वो 100 से जा रहा है तो वो यानी 100 किलोमीटर का फासला वो 1 घंटे में तय कर लेगा, ठीक है, या सॉरी 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर का कर लेगा अगर 60 की स्पीड से वो जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं पहले ही कम स्पीड पर, और वो आगे जाता चला जा रहा है, हमसे फासला वो बढ़ रहा है। हमने क्या किया? हमने रिवर्स गियर लगा लिया कि भाई तुम आगे जा रहे हो, हमने पीछे और हम पहले ही स्लो है, फासला बढ़ रहा है। ये हम कर रहे हैं इस कौम के साथ।
तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने, और सबसे ज्यादा हमारी जो स्ट्रेंथ है इस वक्त कौम की, वो है यंग जनरेशन और हम पॉपुलेशन, और वो ब्रेन ड्रेन है, वो जा रहा है मुल्क से बाहर जाना चाहता है। कहाँ से जाएगा? उसको अब चाहिए जो नया टूल है इस वक्त, वो इंटरनेट है। आप उसको स्लो करने के और उससे वो छीनने के आप कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर भी उनसे छीन रहे हैं, आप प्रेजेंट भी बर्बाद कर रहे हैं और आप फ्यूचर भी नहीं देना चाह रहे। एक तो है कि हम मेंटली उनको स्टेबल क्या देना है। आपने जो बात की, बड़ी अच्छी बात की कि वो हम मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो खुराक तो अलग रह गई, हमारे पास वो जहनी जो एक सोच है वो भी नहीं वो दे रहे। और उसके बावजूद देखिए इस मुश्किल में भी हम लोग मुस्कुराते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मॉर्निंग शो में ज्यादा लोगों को डिप्रेस नहीं करना चाहता। देखिए इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त है और ये जरूर गुजर जाएगा। हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, अपनी इंसान मेहनत जारी रखे, और जो लोग इक़्तिदार में हैं उनसे कोई उम्मीद ना करें, कोई उम्मीद ना रखें, आप खुद ही होप करें कि, और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि वही कोई मौजज़ा होगा तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, वरना किसी की नीयत, किसी के हालातों वाक़यात हमें ऐसे नहीं लग रहे। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की, लेकिन साथ साथ हमने थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी होकर कोशिश की है कि आपको सुबह सुबह बताया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। पाकिस्तान के अंदर खुले और बंद दूध के जो डब्बे हैं उसकी एक डिबेट जो है वो बहुत अरसे से जारी है। पूरी दुनिया में खुले दूध पे पाबंदी लगा दी गई है, जबकि पाकिस्तान अब तक ऐसे चंद ममालिक में शामिल है जहां अभी तक खुले दूध का इस्तेमाल जो है वो आम है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की 2023 के सर्वे के मुताबिक 92% जो खुला दूध है वो गैर मयारी है, जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो डब्बा बंद जो दूध है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। ब्लूमबर्ग की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान में डब्बा बंद जो दूध है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड से भी महंगा हो गया है, जबकि खुला दूध खराब और डब्बे वाला दूध जो महंगा है। आम आदमी इस हवाले से क्या करे, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन की जी। बंद और डब्बे वाला दूध और जो खुला दूध है इसकी डिबेट अभी तक जारी है, और जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर इस खुले दूध को डिस्करेज किया जाता है। इनफैक्ट वहां पे पाबंदी आयद है, और हमारे यहाँ ये दूध आम भी है क्योंकि जाहिर है आवाम की पहुंच में है, लेकिन 92% इस दूध में इसका जो गैर मयारी होना है ये भी एक ऑब्वियस चीज़ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। खुला और पैकेज दूध का मसला नहीं है, मसला ये है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, और इस दूध को जो है हमारे कंज्यूमर टेबल तक, बच्चों तक जो है वो सेफ़ तरीके से पहुंचाना मकसद है। सो सेफ़ तरीके से कैसे पहुंचेगा? वो फार्मल सप्लाई चेन से पहुंच रहा है, और पूरी दुनिया 100 साल पहले इस रियलाइजेशन पे पहुंच गई थी। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है, और आपने खुद ही बताया कि उसका जो दूध है वो बहुत हद तक जो है वो कंटेमिनेटेड भी है, अडल्ट्रेटेड भी है, और शायद सेफ्टी प्रोटोकॉल को पूरा भी नहीं करता। इवन अगर अच्छा दूध भी होगा तो सप्लाई चेन की वजह से वो सही नहीं रहता है, चाहे वो उसको जो है हैंडलर उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के ये प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचे। सो इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोग पैकेज दूध तक पे मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस टाइम के हम कब जाते हैं, लेकिन रिसेंट जो आपने जैसे सही कहा टैक्सेशन की वजह से ये जो है आम कंज्यूमर की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है जी। तो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? अब पहली चीज तो जो करनी चाहिए वो इमीडिएटली ये जो टैक्स लगाया गया है दूध पे इसको वापस लेना चाहिए। देखिए दुनिया के अंदर जो है वो टैक्सेशन नहीं है होती फूड पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अगर कहीं पे फूड पे टैक्सेशन है भी, जो दूध है उसके ऊपर जो है वो आधा टैक्स है या वो 1/4 है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में टैक्स जहां पे मिल्क पे है भी, अगर वहां पे 25% फूड पे है या 23% है या 20% फूड पे है, तो डेयरी पे 5 से 10% से ज्यादा नहीं है। सो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स दूध पे लगा दिया गया है, शायद पूरी दुनिया में इसकी नजीर नहीं मिलती। सो पहला काम तो यह करना चाहिए कि टैक्स जो है, जो सेल टैक्स लगाया है, जो कंज्यूमर पे करता है, सो अगर उसको कम कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे तो उसकी वजह से ये दूध 20 से 25% सस्ता हो जाएगा। सो अगर ये सस्ता हो जाएगा तो आम आदमी की पहुंच तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको हैरानी होगी कि लोग कहते हैं कि शायद पैकेज मिल्क जो है वो अमीर लोग पीते हैं, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने ट्रैवल किया है, जो जानते हैं कि इसको सेफ तरीके से कंज्यूमर तक
तक पहुंचना चाहिए। 64% जो हमारे कंज्यूमर हैं पैकेज मिल्क के, उनकी एवरेज इनकम जो है 50,000 से भी कम है। सो आप अंदाजा कर सकते हैं 50,000 जो है जिसकी इनकम है वो कितना कबीर होगा। अब वो लोग जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनके बच्चे जो हैं, उनकी फैमिलीज एक्सपोज हो जाएंगी जो है उस दूध को पीने में, जो कि शायद पाड़ा प्रॉब्लम है, पाड़ा सोल्यूशन नहीं है जी। तो इस ऐसे में एसोसिएशन अपना रोल किस तरह से प्ले कर रही है? आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? क्योंकि जाहिर है अगर दूध महंगा है तो वो आम आदमी तक तो नहीं पहुंच रहा, और अगर हम पैकेज मिल्क की भी बात कर रहे हैं या हम खुले दूध की भी बात करें, खुला दूध भी एक आम आदमी की पहुंच में नहीं है, दो के उस पर एक और बात कि वो गैर मयारी भी है। सो इस हवाले से एसोसिएशन का क्या रोल है जी? अच्छा, म्यारी और गैर म्यारी का मसला नहीं है। मसला यह है कि अगर उसका 45% दूध जो है वो अनसेफ है, जो कि आपने जिस रिपोर्ट का अभी जिक्र किया है यूएस की, सो इसका मतलब यह है कि हर दूसरा गिलास जो है अनसेफ है। तो जब अनसेफ होता है वो फूड ही नहीं होता। एक अनसेफ गिलास दूध का पीने के बाद आपको शायद 20 गिलास सेफ दूध के पीने पड़ेंगे उस डैमेज को रिकवर करने के लिए। सो ये एक ऑप्शन है ही नहीं। सो इसका मतलब यह है कि आपको सेफ मिल्क पे ही, सेफ फूड पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है वो आपने कहा कि एसोसिएशन क्या कर रही है, हम गवर्नमेंट से एंगेज कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं पूरी दुनिया में नहीं है और दूध पे टैक्स नहीं लगाया जाता। दूध जो है पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, यहां के ऊपर स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडरवेट है, यहां के ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, शायद हम पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जो कि बॉटम ऑफ द पिरामिड है न्यूट्रिशन स्टेटस के लिहाज से। अब वहां के ऊपर दूध पे टैक्स लगा देना, और जहां के ऊपर 95% खुला दूध है उसके मुकाबले में पैकेज मिल्क पे उसको और डिसएडवांटेज पे, ताकि जो है वो ये पैकेज मिल्क और महंगा हो जाए और इसके जो कंज्यूमर की कास्ट है वो बढ़ जाए पैकेज मिल्क वाले की, और वो लूज मिल्क पे शिफ्ट हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से जो है वो सेफ नहीं है। सो ये सोल्यूशन नहीं है। तो हमने गवर्नमेंट के साथ एंगेज भी किया है, मुसलसल एंगेज भी कर रहे हैं, हम जो है वो लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचा रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो दूध पे अगर टैक्स है पैकेज मिल्क पे, तो हम बॉटम लाइन से तो टैक्स देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडस्ट्री है उसका 40% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन जो अगर कोई कंज्यूमर स्विच होगा जो सेल टैक्स नहीं दे सकेगा, तो उसके वो जो खुले दूध पे तो टैक्स नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी एक्चुअली कम होगा। तो सिर्फ टैक्स लगाने से दूध के ऊपर रेवेन्यू बढ़ने की बजाय हमारा ये हमने रिसर्च करके बताई है, हमने पिछला डाटा देके गवर्नमेंट को बताया कि एक्चुअली आपका रेवेन्यू कम होगा, और आपका जो फार्मल सेक्टर जिसने ग्रो करना था इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक, वो उल्टा उसको नुकसान होगा, और आप जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, जो कि टैक्सेशन के लिए भी ठीक नहीं है, रेवेन्यू के लिए भी ठीक नहीं है, और शायद कंज्यूमर हेल्थ के लिए तो ठीक है ही नहीं। इसी वजह से हमारी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज 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 इस टैक्स को खत्म करें, ताकि जो है वो कंज्यूमर सेफ मिल्क तक एक्सेस उसकी इंश्योर हो सके, और वो सेफ मिल्क कंज्यूम करे, और हमारे जो माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस हैं, जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के चैलेंजेस है, उसको कर्ब किया जा सके, जैसे पूरी दुनिया ने किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे अब सवाल के दो हिस्से। एक बात ये कि आपने कहा कि आप गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का आगे से क्या स्टांस है ये भी आप हमारे देखने वालों के हवाले से बताएं। एंड सेकेंडली, स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास मौजूद हैं कि जी पाकिस्तान की इतनी % आबादी खुला दूध इस्तेमाल कर रही है, इतनी आबादी पैकेज्ड मिल्क इस्तेमाल कर रही है, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का तो मसला बाद में आता है, एक बेसिक चीज है जी गैर मयारी चीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस पर कंट्रोल करने के लिए आपने कहा कि एंगेज कर रहे हैं, हुकूमत को बता रहे हैं, हुकूमत आगे से क्या कहती है? आपके मसाइल या आपके मुताबिक जो मसले हैं इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने बैठ के पंजाब फूड अथॉरिटी के साइंटिफिक पैनल में बैठ के ये 2017 और 18 में पास हुआ था रेगुलेशंस, और 2018 में ये डिसाइड कर दिया था कि जुलाई 2022 के बाद पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर पंजाब की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में भी खुला दूध नहीं बिकेगा। सो लोगों को उसको पेस्चराइज या UHT करना होगा, पैकेज करना होगा, और कंज्यूमर तक सेफ तरीके से पहुंचाना होगा। अब मसला यह कि एक साइड के ऊपर जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको जो है वो खुला दूध क्योंकि उस पोटेंशियली अनसेफ है, तो आपको पैकेज मिल्क की तरफ जाना होगा, फार्मल सेक्टर की तरफ जाना होगा। दूसरी साइड पे फार्मल सेक्टर पे टैक्स लगा रहे हैं, तो ये तो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। तो हमने गवर्नमेंट से यही बात की है कि आप जो है वो सेफ्टी जो है, इकोनॉमिक वेल बीइंग भी इंपॉर्टेंट है, बट हेल्थ जो है और हैप्पीनेस ऑफ द नेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आप हेल्थ को कंप्रोमाइज करके कोई टैक्स लेना चाहेंगे, जो एक्चुअली रेवेन्यू आपके कम हो गए, टोटल रेवेन्यूज
प्रोड्यूस, तो ये नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है, इंडस्ट्री के भी नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो है, और ये एक्सपोर्ट मुसलसल बढ़ रही थी, और अगले 2 साल 3 साल में हमने $100 मिलियन US तक पहुंच जाना था, तो वो भी अब हैम्पर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो महंगा दूध है वो दुनिया में कौन खरीदेगा। सो हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, और लाइव स्टॉक सेक्टर में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आपकी सोच है कि हम 68 बिलियन लीटर दूध प्रोड्यूस करते हैं, और लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है पर एनिमल वो 4 से 5 लीटर पर एनिमल है पर डे। दुनिया में जो है वो ये 35-40 लीटर है, और जहां पे बहुत अच्छे हैं वहां पे 50 लीटर से भी ज्यादा है। तो सिर्फ आप 1 लीटर बढ़ा दें तो 2000 अरब से भी ज्यादा आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट हो, फार्मल सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, कंज्यूमर हेल्थ हो, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हो, सारे उनके मुताबिक जो है ये सही नहीं है। तो इसी वजह से हम रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कर रहे हैं, मुसलसल एंगेज कर रहे हैं कि इसको जो है टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए और इसको फौरी तौर पर टैक्स को रिमूव किया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद नासिर, डेयरी फार्म एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद थे जी। जो खुला दूध है और जो पैकेज्ड मिल्क है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि एक चीज़ जो गैर मयारी है और एक दूध बेसिक चीज़ है, तो लोगों को इस तक एक्सेस होनी चाहिए, ताकि वो जाहिर है जो मामला उनकी सेहत से जुड़ा है उस पर तो एटलीस्ट काम होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपको बताएंगे जी, पंजाब भर के लिए जो मॉडल बाजार फ्री होम डिलीवरी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। ये ऐप कैसे काम करती है आपको दिखाते हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों में फ्री डिलीवरी सर्विसेज देने का ऐलान किया गया था, तो कॉल करके देखते हैं। हुकूमत ने एक नंबर भी दिया हुआ है, मैंने वो सेव भी किया था, तो वहीं कॉल करते हैं हम। नंबर मैंने मिला दिया जनाब। नताशा रहमान बात कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मंगवानी थी तो मिल सकती हैं? जी जी, स्टेट में मॉडल बाजार टाउनशिप है हमारा। आप क्या लेना चाह रही हैं मुझे बताएं, और किस नाम से ऑर्डर बनाना है और एड्रेस बताइएगा अपने घर का। जी ठीक है, आप पहले ऑर्डर लिख लें, उसके बाद मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। 1 किलो आलू चाहिए मुझे। आलू 1 किलो। 1 किलो भिंडी चाहिए। नताशा रहमान के नाम से ऑर्डर है। नताशा रहमान जी, और फादर नेम अब्दुल रहमान। और एड्रेस बताइएगा। एड्रेस है 88M। 88M जी, कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया। मोबाइल नंबर ऑन रखिएगा। आप उसमें कुछ रेस के बारे में जानना चाहें या आप उसमें कुछ चीज़ ऐड करवाना चाहें तो हमारे राइडर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, आप हमें टाउनशिप फॉरवर्ड करें। अच्छा, आप हमें राइडर का नंबर देंगे? जी, अभी हम आपकी रिक्वेस्ट मॉडल बाजार टाउनशिप फॉरवर्ड कर रहे हैं। टाउनशिप मॉडल बाजार के आपको कॉल आएगी राइडर्स की कंफर्मेशन करने के लिए। ओके, डन। अच्छा जी, हमें एक नंबर से कॉल आ रही है। जी कौन? जी मैम, ये ना आपने ऑर्डर मंगवाया था। जी बिल्कुल, आप ये बताइएगा आप कितनी देर में आ जाएंगे? मैम थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ना ये 2 ट्रेनें हैं, गड्डी अभी जा रही हैं। ओके, तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, कोई मसला नहीं? नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप चाहे 1 घंटे में आ जाएं। चलो ठीक हो गया मैम। गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम दिया गया है वो 45 मिनट दिया गया है। अब देखते हैं 1 घंटे के बाद राइडर आता है या नहीं आता। राइडर का इंतज़ार करते हैं। टमाटर 2 किलो कर। ले जी, हमें राइडर की कॉल आ गई है, बात करते हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम। नताशा रहमान बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, नताशा बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, जी ठीक है, मैं आ रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट दे दें मुझे, मैं आ रही हूँ। अच्छा, राइडर आ गया, तो अभी जाके अपना सामान रिसीव करते हैं और देखते हैं कि कैसा सामान आया। राइडर आ चुका है यहाँ पर। अच्छा, हमें बताएं हमारा बिल कितना हुआ है? आपका बिल हुआ है 580। बिल तो खैर सिंपल पेपर पे है। ये सब्जियां हैं, ले लेते हैं हम इनसे, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि हमारी सब्जियां कैसी आई हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी अंदर जाके देखते हैं कि सब्जियां ठीक आई हैं या नहीं आई। तो आइए हमारे साथ। अच्छा जी, हमारी सब्जियां आ गई हैं। अब इनको खोल के देखते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है,
रेट्स आपको बता देती हूँ। आलू इन्होंने मुझे दिए हैं जी, एक किलो जो आलू दिया है वो 80 रुपये किलो दिए हैं। भिंडी जो दी है इन्होंने 1 किलो 130 की दी है। बैंगन 1 किलो मैंने मंगवाए थे 130 के, वो भी दिए हैं। प्याज 1 किलो मंगवाया था, अब वो 93 रुपीज़ पर केजी के लिहाज से इन्होंने दिया है। अदरक जो इन्होंने 1 पाव दिया है वो 150 का दिया है। तो अब खोल के देखते हैं चीज़ें कैसी हैं। मॉडल बाज़ार फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के थ्रू अब आपको DC रेट पर अशिया दस्तयाब होंगी आपकी दहलीज पर। लेकिन अब देखना यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट कब तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा नताशा रहमान, पब्लिक न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हम बात करेंगे उर्दू के नामवर अदीब कुदरतुल्लाह शहाब की, जिनकी आज बरसी है। उनकी खुदनोश शहाबनामा ने एक अहद की जो दास्तान है उसमें अदब सियासत की दुनिया में इंतहाई मकबूलियत हासिल की है। ये उर्दू में लिखी गई जी आप बीतियों में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब है। इसके मुताले से 1947 से कबल जो हिंदुस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल को समझने में भी बहुत मदद मिलती है। इसमें एक तरफ हसूल पाकिस्तान के सिलसिले में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो माबैन सियासी रसाकशी है उसका आलमाना तज्जिया किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो क़याम पाकिस्तान है उसके बाद की जो इब्तिदाई मुश्किलात हैं और वहाँ के जो सियासतदान हैं उनके बारे में दिलचस्प मालूमात भी पहुँचाई गई हैं। इसके अलावा मसला कश्मीर की बात की जाए और उसकी तारीख पर भी बहुत तफसील से रोशनी डाली गई है। आज कुदरतुल्लाह शहाब साहब की बरसी के हवाले से हम बात करें, उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। उर्दू अदब की तारीख में नुमाया मकाम रखने वाले कुदरतुल्लाह शहाब 26 फरवरी 1917 को गिलगित में पैदा हुए। 1941 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदबियात में MA करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए। उन्हें रियासत जम्मू और कश्मीर का पहला मुस्लिम ICS अफसर होने का एजाज भी हासिल है। क़याम पाकिस्तान के बाद वो मुतअद्दिद अहम इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे। उन्होंने अदबी जिंदगी का आगाज अफसाना निगारी से किया। पहला अफसाना 1938 में चंद्रावती के नाम से शाया हुआ। उनका फसादात के मौजू पर एक तवील और शाहकार नॉवेल या खुदा 1948 में मंजर आम पर आया। उनकी दीगर तसानीफ में नफसाने, माँ जी, सुर्ख फीता और शहाबनामा शामिल हैं। कम उम्री ही से कामयाबियां समेटने वाले कुदरतुल्लाह शहाब 24 जुलाई 1986 को इस्लामाबाद में अब्दी सफर पर रवाना हो गए। कुदरतुल्लाह शहाब साहब को हम याद करें उनकी बरसी के मौके पर आज हम अपना एक नया सेगमेंट मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, किताब दोस्त, जिसमें इस सेगमेंट के अंदर हम आपकी उन लोगों से मुलाकात करवाएंगे, इनफैक्ट मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करवाएंगे जिनकी किताब से जो दोस्ती है उसके हवाले से भी जिक्र करेंगे और मुख्तलिफ किताबों के हवाले से वो बताएंगे भी। सो आज का जो हमारे साथ किताब दोस्त में जिस किताब के बारे में बात हो रही है, जो शख्सियत इस हवाले से बात करेंगे, आपको दिखाते हैं। मेरा नाम नजीब अहमद दूर है। मैं पेशे के एतबार से वेटनेरियन हूँ। ये किताब दोस्त सेगमेंट है, तो इसमें जिस किताब का तज़किरा मैं करने जा रहा हूँ वो सीरत-उन-नबी की किताब है और मुसन्निफ़ हैं मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। आपने ये किताब ओरिजिनली अरबी में लिखी, देन फिर इसका तर्जुमा 1980 में उर्दू में भी आपने खुद ही फरमाया। मैं जब कराची में था तो हमारे नेबर्स में एक फैमिली थी जो ईरान से तशरीफ़ लाई थी। तो ईरान से आए हुए थे लोग, तो उनका एक साहबजादा था, वो ईरान में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो उसने मुझे ये किताब गिफ्ट की और उसने इसके मुतालिक मुझे बताया। तो मैं जब इस किताब को मुतालिया किया तो मैंने इसको डिफरेंट देखा, क्योंकि ये किताब डायरेक्ट सीरत से शुरू नहीं होती। मौलाना साहब ने इसे सरजमीन अरब के जोग्राफ़ी से शुरू किया। हुकूमतें, सरदारियाँ, ख़ानदान नबूवत, इसको दर्जा बदर्जा उन्होंने
डिस्कस किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे ये दावा रखते हैं कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत है। तो जब हम जो जिससे मोहब्बत करते हैं अगर वो हमारे सामने मौजूद न हो तो हम एक बेहतरीन ज़राए ढूंढते हैं जिससे उसकी खबर पा सकें। तो ये किताब बड़ी ही मुस्तनद किताब इस एतबार से है कि मैंने जब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने इसे एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा। जब आप इसका मुतालिया शुरू करते हैं तो ये इस तरीके से चलती है कि आप किताब के अंदर चले जाते हैं, आप उस दौर में चले जाते हैं, उस माहौल में चले जाते हैं, एक माहौल आपके ऊपर तारी हो जाता है और आप चाहते हैं कि इसका तसलसल न टूटे। किताब तो खैर बहुत बड़ी है, मैं उसको नहीं कर सकता पूरा। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें जो नॉर्मली हमें मालूम नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे हम समझते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमें समझ में आ रहा होता है। जो चीज़ें मालूम नहीं है उनमें से एक दो की मैं मिसाल आपको बताऊं कि हज़रत सल्लल्लाहु के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला ने मरसिया पढ़ा। मरसिये में आप फरमाती हैं कि बतहा यानी मक्का, बतहा की आगोश हाशिम के साहबजादे से खाली हो गई। वो बांगो खरोश के दरमियान लहद में आसूदा ख्वाब हो गया। उसे मौत ने एक पुकार लगाई और उसने लब्बैक कह दिया। हमने मक्की ज़िंदगी देखी है, इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किलात का शिकार आप हज़रत सल्लम और उनका फैमिली, उनकी पूरा ख़ानदान उस दौरान रहा। अभी हमने 2 साल पहले ये लॉकडाउन देखा है, लेकिन जब आप मुतालिया करते हैं तो वो 3 साल लॉकडाउन जो हज़रत सल्लम और उनकी फैमिली ने गुजारा वो इंतहाई मुश्किल था। इस सोशल बाइकॉट का जो 3 साल हज़रत सल्लम और उनके ख़ानदान वालों ने इसको काटा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो ख़त्म कैसे होता है ये नहीं हमें मालूम। ये 90% लोगों को नहीं पता होगा। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम ने एक प्लान बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, तब जा करके वो जो खाना काबा में लगी तहरीर थी उसको उतारा गया। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम जैसे जैसे मुतालिया करते हैं तो हमें समझ में आती हैं। एक बड़ी खूबी जो चीज़ है वो ये कि आप देखते हैं कि एक चरवाहा भी जो है वो बेहतरीन मेहमान नवाज है। उसके पास से मुसाफिर गुजरते हैं तो वो बकरियों का दूध देने में उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, वो बड़ा बेहतरीन खुश होता है मेहमान नवाजी करके। तो हम सोचते हैं कि यार मेहमान नवाजी को हमें भी अपनाना चाहिए। इसी तरह हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दोस्त अच्छे बनाइए, तो दोस्त अच्छे बनाइए कि इसमें ऐसी एग्जाम्पल है कि आपको सारी उम्र जो है ना कोई ये बात भूलेगी नहीं कि ये बिल्कुल सही बात है कि दोस्त अच्छे बनाइए। वो कैसे कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल होने वाला था, उनकी वफ़ात का वक़्त करीब था, तो उनके जितने भी गैर मुस्लिम दोस्त थे उनमें उमैया भी था, अबू जहल भी था और बहुत सारे लोग थे जो उनकी चारपाई को घेर कर बैठ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि चचा आप कलमा पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आपके लिए। तो वो जो दोस्त बैठे थे उन्होंने इतना शोर मचाया कि अबू तालिब तुम बेदीन मरोगे, क्या तुम अबू मुतलिब का दीन छोड़ दोगे और तुम किसी दूसरे बेदीनी पे मरना चाहते हो अपने भतीजे के पीछे। तो अबू तालिब जो इंतहाई शफीक थे अपने भतीजे के लिए और सारी उम्र उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन की, उनको कलमा नसीब नहीं हो सका। बवजह यही जो उनके दोस्त थे। तो ये बात हमें इस तरह से समझ में आती है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें हैं। मैं जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना
सफ़ीर रहमान मुबारकपुरवी, उनको उनका थोड़ा सा अहवाल आपको बता देता हूँ कि मौलाना इंडिया में थे, पैदा हुए 1943 में और 2006 में उनका इंतकाल हुआ। आप बेहतरीन उस्ताद थे और आलिम बेहतरीन थे, स्वाने निगार थे और मुकर्रर बहुत अच्छे थे। उनकी तसानीफ़ की अगर मैं बात करूं तो उर्दू में जो उनकी 2 किताबों को बड़ी इज़्ज़त मिली, वो इनकार हदीस हक़ व बातिल, फितनाए कादियानियत। अच्छा, उनकी एक तकरीर थी, वो तकरीर थी इस्लाम अदम तशद्दुद। ये इतनी जामे तकरीर थी कि इसे किताबी शक्ल दी गई। तो मौलाना की जितनी भी ज़िंदगी थी माशाल्लाह उन्होंने बड़ी बामकसद गुजारी, और ये जो किताब उन्होंने लिखी ये बड़ी मुस्तनद किताब है। मैं इसको अगर कंपैरिजन में देखें तो क्योंकि अहादीस पे बेतहाशा कुतब मौजूद हैं, लेकिन इसके इल्मी मकाम व मर्तबे के लिए इतना कह देना ही काफ़ी है कि जब 1979 में मक्का में सीरत निगारी का मुकाबला होता है तो उसमें 10,000 के करीब पूरी दुनिया से मज़ामीन आते हैं, जिसमें से अर्रहीक अल मख्तूम ने पहली पोजीशन हासिल की। और ये इतनी जामे किताब है कि पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया गया। मैं अगर इसको रेट करूं तो मेरे 5/5 ही इसको मिलेंगे। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो हमारे कॉलेजेस का निसाब है उसमें इसको ज़रूर शामिल होना चाहिए, बल्कि जो स्कूलों का निसाब भी है उसमें भी कुछ पोर्शन इसके आने चाहिए। और आखिर में मैं किताब दोस्त सेगमेंट वालों का मशकूर हूँ कि मुझे मौका दिया। और जीते रहिए, खुश रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए। हदीस पाक है, आपका ईमान आपके दोस्त के ईमान पे है। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर डे के हवाले से। खुद से मोहब्बत का आलमी दिन, ये पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। एक होती है खुद से ऑब्सेस्ड होना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम खुद से मोहब्बत के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। हर साल में जी दुनिया भर में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को, और इसका मकसद भी यही होता है कि हम दिन के अंदर जो 24 घंटे होते हैं उसमें से जो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, या आपको अपनी जो सेहत का ख्याल है, किसी भी तरह से अपना ख्याल रखना है, उसके हवाले से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सो आप अपने आप से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, और वैसे भी हर एक का ज़रूरी होता है कि अपने आप को टाइम दिया जाए, मी टाइम हो, क्वालिटी टाइम हो, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। सो आज हमने इसी हवाले से बात करनी है जी। ज़ेबुन्निसा हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट, इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ेबुन्निसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उर्मिला, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। ज़ेबुन्निसा, सबसे पहले तो इस दिन के हवाले से बताएं कि ये दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है दो की दुनिया भर में होता है, लेकिन हम उसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते, हमें तो इनफैक्ट अवेयरनेस भी नहीं है इस हवाले से। सबसे पहली बात उर्मिला, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस तरह से आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे इस डे को प्रमोट कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। बहुत से लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली हम सेल्फ केयर को सिर्फ हम अपनी स्किन केयर पे रखते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हमने अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है, अपनी स्किन केयर कैसे करनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि ईद आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमारे घर की जो ख़वातीन हैं वो अपनी स्किन केयर और उनके ट्रीटमेंट्स में जो है वो लग जाती हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हमारी जो खुद की जो सेल्फ केयर है वो बेसिकली पर डे, पर आवर, पर मिनट एंड पर सेकंड पे डिपेंड कर रही है। आपकी सेल्फ केयर छोटी से छोटी चीज पे डिपेंड कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खुद की ग्रूमिंग कैसे करनी है। हाँ, ग्रूमिंग भी एक फैक्टर्स है, लेकिन बाकी के भी फैक्टर्स हैं। आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने खुद की केयर कैसे करनी है, आपको किस तरह से इक्विपमेंट्स को यूज करना है। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, सेल्फ केयर, असल सेल्फ केयर जो जरूरी है वो हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है। हमारे माली जो लोग हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, अब जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिशों का मौसम है,
तो हो क्या रहा है, अब जैसे हम पिछली में हाल ही की अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो एक मिनिस्टर साहब ने जो है वो लेट नाइट कॉल किया कि उनके घर के ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया है, तो उनके घर की लाइट चली गई है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो सही से सो नहीं पा रहे, बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं कैसे भी करके आपने हमें जो है वो लाइट सही करके देनी है। अब ऐसे में जो लेबर उन्होंने बुलाया, इन्वाइट किया, उस बेचारे को ये पता ही नहीं था कि उसके पास PPEs प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कोई ग्लव्स, उसको कुछ नहीं पता था। वो अपनी जॉब बचाने के लिए उस टाइम पर गया है, वो बाकायदा ट्रांसफार्मर पे जैसे ही चढ़ा उसको शॉक लगा, वहां पे वो साथ ही उसकी डेथ हो गई। तो इसमें आप देखें कि आप अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के, जॉब इज नॉट इम्पोर्टेंट, जान है तो जहां है, अगर आपकी लाइफ ही नहीं है तो आपकी ऐसी जॉब का, ऐसी इनकम का, एक ऐसी सैलरी का आपका क्या फायदा। अब दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट जो आ जाता है, हमारा जो ग्रीनरी को, हमारा माली वगैरह जो हैं, जो हमारे गार्डन्स को सेव कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर वो अपनी हेल्थ एंड अपनी सेफ्टी के लिए वो क्या प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब पिछले दिनों हीट वेव्स बहुत ज़्यादा थी, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा था, न्यूज़ में आ रहा था कि आपको अपने घरों में रहना चाहिए, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर किसी ने सोचा है कि उन लोगों की प्रोटेक्शन का क्या। लेकिन हम उनको ये भी तो नहीं कह सकते थे कि भाई आप भी अपने घरों में रह जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काम करेंगे तो ऑब्वियसली नेचर को खूबसूरत बना रहे हैं वो लोग, उसके लिए काम करें, लेकिन हमें भी चाहिए ना कि हम उनके लिए काम करें। हम उनके लिए कैसे काम कर सकते हैं, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर अवेयरनेस के तौर पे हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। ठीक है कि अगर आप अच्छा ज़बरदस्त, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा कि ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें हर एक को करने हैं, ये आपने लेबर क्लास की भी बात की, आपने माली की भी बात की, दो के हर एक का राइट है कि उसको प्रॉपर सेफ्टी या सिक्योरिटी मिले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पता नहीं है, दूसरा सेकेंडली उनको बताने वाला कोई नहीं है, फिर जो डिपार्टमेंट्स जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे काम करने वाले लोगों को नहीं पता कि उनकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के क्या राइट्स हैं। सो ये तो बहुत इनिशियली हमें टेकअप करना पड़ेगा ये इशू, कि लोगों को पता हो कि आपकी जान की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपकी अपनी सेल्फ की कितनी इंपॉर्टेंस है। अर्मिला, मैं अगर आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो कुछ पर्सन्स थे, मैं नाम नहीं लूँगी, वो काम कर रहे थे, मैंने उनको गाइड किया कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो काइंडली आप इस पे मास्क पहन लें या आप ग्लव्स वियर कर लें। उन्होंने मुझे ये कह के डांट दिया कि आप तो बहुत छोटे हो, आप कौन हो हम लोगों को कहने वाले कि भाई हम ग्लव्स पहने या हम मास्क पहने, हमें तो 50 इयर्स हो गए हैं ये काम करने में। अर्मिला, अगर आप अवेयरनेस कर भी देना, इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ना चीज सुन लेते हैं, अब आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे, हम चीज सुन जरूर रहे हैं अवेयरनेस पे बात, बट थिंग इज जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी किसी चीज की, हम उसको आगे नहीं लेकर चल सकते। अब हमने जो है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में वर्क प्लेस का एक ऐसा डिपार्टमेंट सेट किया है जिसमें हमारे जो है वो एवरी ईयर 80+ स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, मॉर्निंग एंड रेप्लिका मिला के। उसमें यह है कि हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट जगह पे भेज रहे हैं, डिफरेंट कैंपेन्स के लिए भेज रहे हैं कि आप जाके लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स आप चलाएं, लोगों को अवेयर करें। वही आप वाली बात, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत कम है हमारे इधर, बहुत मेजर इशू है लैक ऑफ एजुकेशन। पर द प्रॉब्लम इज, हमें पता है हमारे घर की जो मेड है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको जो है वो प्रॉपर गाइड करें। अब हम अपने घर से अगर स्टार्ट करें, अगर आपको मेड आज कह दे कि भाई हाथ उसके खराब हैं तो वो डिश वॉश नहीं कर सकती, हम ही उसको फोर्स करते हैं कि नहीं ये तो तुम्हारा काम है और तुमने करना है। बात तो ये ना कि हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए उस पर्सन की हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज हमें उससे काम चाहिए। यही बात जब हमारी खुद की सेहत पे आएगी तो हम हर चीज कर देंगे, लेकिन यही बात अगर दूसरे की सेहत पे आएगी तो हम कभी उस पर नहीं फोकस करेंगे। सबसे बड़ी बात अर्मिला ये कि जो इंसान अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता ना, वो किसी दूसरे की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर एक मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, जब तक वो अपनी खुद की केयर, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे ना कि व्हाट अबाउट माय हेल्थ, व्हाट अबाउट माय सेफ्टी, वो किस तरह से अपने खानदान को या फैमिली को सपोर्ट। अच्छा ज़बीर से, ये तो बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है कि हमारे घरों में हमारी माओ ने कभी जिंदगी में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। उनको होता है बच्चा खा ले, बच्चा सही से रह ले, बच्चे की तबीयत ठीक हो,
अपना छोटा मोटा सर दर्द भी है या कोई भी ऐसा मसला है वो इग्नोर कर देते हैं, और यही घर में वालिदैन के जो आपके पेरेंट्स होते हैं दोनों, चाहे मदर है या फादर है, इसी तरह से हम आम रूटीन में भी कहीं देखते हैं इर्द गिर्द, तो बहुत सारे लोगों को अपनी सेहत से रिलेटेड या अपनी सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो कैसे होगा ये? अब तो लोगों को सिर्फ बात करने से या एक दिन सेलिब्रेट करने से तो नहीं होगा, लोगों को ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि भाई हमें अपना ख्याल रखना है। अमीना, जब हमें ये पता चल जाता है ना कि नोबडी इज केयर अबाउट योरसेल्फ, जब तक आप अपनी खुद की केयर नहीं करोगे कोई आपकी केयर नहीं करेगा। अब जैसे आपने मदर्स की एग्जांपल दी कि मदर्स काम करती हैं, वो भी मैं आपको एक छोटी एग्जांपल समझाती हूँ। एक बच्ची जब मैरिड करके अपने इन-लॉज में जाती है, वो अगर अपने घर कॉल करती है या किसी को कुछ भी कहती है कि भाई मुझे वर्क लोड है, तो हमारी माएँ ही उसका ब्रेन वॉश करती हैं कि नहीं, यू हैव टू डू दिस एंड दिस। हमें उन लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस देनी चाहिए जिन स्टूडेंट को हम प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिनको हम समझा रहे हैं। उनको चाहिए कि जो वो यूनिवर्सिटी से सीख के जा रहे हैं, जो अपनी सेल्फ स्टडीज है उनकी, वो अपने घरों में जाके इम्प्लीमेंट करें। वो अपनी मदर्स को, फादर्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर को, वो उनको समझाएं, यहाँ तक कि अपने घर काम करने वाली मेट को, अपने ड्राइवर्स को। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन मिलती है ये वाली? जी मिलती है जी। आप किस हद तक? ये तो आप एक डिपार्टमेंट की बात कर रही हैं, लेकिन जी, आम इवन हम स्कूल्स में देखते हैं या कॉलेजेस में देखते हैं, अगर किसी बच्चे का कोई इशू है, जेन्युइन इशू है, तो कि हम भी स्कूल्स में थे, कभी बहाना भी चल जाता था, बट किसी को अगर जेन्युइन इशू भी है, सो चाहे उसका टीचर है, उसका प्रिंसिपल है या उसके क्लासमेट्स हैं, कोई ना कोई उसको डिस्करेज जरूर करेगा कि कोई इशू नहीं है तुम्हें, तुम बहाने कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है, वो ये है कि आपके साथ ना पहले वो एक्सपीरियंस हो चुका हुआ होता है। सपोज अगर आप हेडेक की या सरदर्द की अगर आप बात करो, एक स्टूडेंट आपके पास आएगा, वो आपसे थोड़ा एक्सक्यूज करेगा, जानबूझ के ड्रामा फेक प्ले करेगा, वो चला जाएगा। फिर आपको पता चलता है उसके बारे में कि भाई उसने तो आपके साथ जो है वो फेक प्ले किया। तब आप क्या करते हो, अपना माइंड सेट कर लेते हो कि कोई भी बच्चा आपको ऐसे कहेगा तो मैं तो उसकी नहीं सुनूंगी। ये फैक्ट है, ये वुमेन फैक्ट है। अगर आपके साथ एक दफा चीटिंग होता है ना, तो आप ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। अब हमारे साथ भी ऐसी होता है कि हम अगर घर में एक मेड रखते हैं या एम्प्लॉय हायर करते हैं, वो अगर हमारे साथ बहाना करके छुट्टी पे जाता है, कुछ करता है और हमें पता चल जाता है कि मसला हो, तो हम किसी दूसरे एम्प्लॉय पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये एक फैक्ट है। और वही बात है ना कि ये हम फिर बच्चों को उसी वक्त कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कर, हालांकि कभी उसको जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो, तो फिर वही बात है कि वो हम कहीं ना कहीं उसकी सेहत या उसकी बात पे भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वही बात की है, स्कूल के प्रिंसिपल्स को चाहिए कि अगर कोई बच्चा आके कोई बच्चा आके आपसे एप्लीकेशन करता है या आपसे जो है वो अपनी हॉलीडे की आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो वो उसके पेरेंट्स को कॉल करें फॉर कंफर्मेशन, उसको बताए बगैर, बजाय इसके कि आप स्टूडेंट को उसी टाइम एक्सपोज करो या उसके ऊपर आप चढ़ाई करना स्टार्ट कर दो कि आप झूठ बोल रहे हो या क्लास में जाओ। आप उसको को वेट, लेट मी टॉक विद योर पेरेंट्स को कॉल करें, एटलीस्ट पेरेंट्स तो नहीं झूठ बोलेंगे अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके, वो जितने सिंसियर होते हैं। या यू आर सो राइट। अच्छा, अब ये तो हमने इस हवाले से बात की कि लोगों को कैसे पता होना चाहिए। घरों में बैठी खवातीन हो, इवन तमाम स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो वालिदैन हैं, बच्चे हैं, आपकी डोमेस्टिक हेल्प आती है, माली है, ड्राइवर है, इन सब लोगों के लिए आपको इंडिविजुअल लेवल पे कैसे एफर्ट पुट करनी है? मेरा जो एक बेस्ट ओपिनियन है ना, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो ये है कि हर बंदा अपने खुद के लिए टाइम निकाले, अपनी थॉट्स के बारे में सोचे, अपनी हेल्थ के बारे में सोचे, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचे। 5 मिनट्स ब्रीथ ले और आराम से बैठे कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको ट्रिगल करे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। अपनी खुद की हेल्थ पे फोकस करे, अपनी डाइट पे फोकस करे, क्या वो स्लीप टाइम प्रॉपर ले रहा है। आजकल के टाइम में तो हमारी जो यूथ है, आपको पता है, वो 2-2, 3-3 बजे तक जागती है सिर्फ रील्स के लिए, तो सुबह उठते हैं उनकी आंखें नहीं खुलती। वाई? पेरेंट्स को चाहिए वो वहीं पर स्टेप लें, उनको बोलें, उनसे सेल फोन्स लें या कुछ भी लें। देखा जाए कि हम टेक्नोलॉजी में माशाल्लाह बहुत एडवांस जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ज़ेबुन्निसा, बहुत शुक्रिया आपका जी। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपको उस पर भी फोकस करना है कि अगर आपके साथ कोई अपना इशू एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सुने और उस पर यकीन करें, उसको वेरीफाई करें, बट डोंट डिस्करेज देम कि अगर कोई आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड इशू बता रहा है। सो अपने सवाल आज बात की, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आप परेशान ना हो, हमारे सेट के प्रॉप्स थोड़े से चेंज हुए हैं। वो प्रॉप्स इसलिए हुए हैं कि आज हमारे पास एक आर्टिस्ट आई हैं और ये इतना ज़बरदस्त इनका काम है, हैंडमेड सारा काम है। बेसिकली शी इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन अब ये उनका पैशन भी उनका प्रोफेशन बन गया है और ये हैंडमेड विरसा के नाम से एक पेज चलाती हैं और इनका एक बिज़नेस है। और अब माशाल्लाह इनको 6 साल हो गए हैं इस बिज़नेस के अंदर। ये हैंडमेड चीज़ों से बनाई हैं और ये सारी चीज़ें जो आप अभी सेट पे देख रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी भी, ये इनकी बनाई हुई हैं। हमारे साथ सईदा तौकीर फातिमा मौजूद है, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इंजीनियरिंग से ये हैंड क्राफ्टेड चीज़ों तक आना कब से शौक था और अब आपने इसको 6 साल से आप इस करियर को लेकर चल रही हैं? शौक तो बचपन से था। ओके। बिकॉज हमारे घर में ये सब चीज़ें, बल्कि सभी के घरों में पहले होते थे, लाइक सिलाई कढ़ाई, ये मैक्रोमे, पेपर फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें सब करते थे क्योंकि फ्री फीमेल्स होती थी तब, जॉब का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। सो मैंने अपनी दादी को, मदर को, पुप्पो को, इन्हीं सब लोगों को देखा, कजन्स को, वो अपने जहेज जैसे निकालते हैं चादर, वो होता है ना डिफरेंट बेडशीट्स, प्रैक्टिस होती थी और वो सब करते थे। सो मेरा थोड़ा सा ये था क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो हमारी मूवमेंट काफ़ी होती थी डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ के क्राफ्ट्स देखने का, लोगों को काम करते देखने का, सो उससे आइडिया इन्फॉर्मेशन थी मुझे, हम उनसे लिंक भी थे। ग्रेजुअली बचपन में तो शौक में बनाते थे, जैसे खजूर के पत्ते हैं तो हमारे घर में खजूर का दरख्त था तो उससे हम ये अंगूठियाँ, रिंग्स, बैंगल्स, इस तरह की चीज़ें बनाते थे। खैर फिर पढ़ लिख गए, पढ़ने के बाद ये हुआ कि ऑब्वियसली एक करियर की तरफ चले गए क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि सिंपल BA नहीं करना, सम टेक्निकल, मतलब एक होता है स्किल आना चाहिए। आई नीड, मतलब मुझे शौक है सीखने का, तो वो किया। फिर जॉब पे लग गए, उस वक्त टाइम नहीं मिला, लेकिन बेसिकली मुझे कपड़ों से ज़्यादा होम डिकोर का शौक है, मतलब अपने घर के लिए भी और सब। फिर जब मैंने जॉब की इतने साल, तो ऑब्वियसली 22 साल थोड़े नहीं होते, आपका लाइफ का एक हिस्सा होता है, तो जब मैंने वो छोड़ा तो आई फील कि नहीं यार बस बहुत हो गया। लेकिन आपको पता आदत पड़ जाए तो आप नहीं छोड़, फारिग नहीं बैठ सकते। देन आई स्टार्टेड कि क्या करना चाहिए, बिजनेस कुछ करना चाहिए, तो ट्रेनिंग्स या ये सब चीज़ें तो मैं बहुत कर चुकी थी। आई नीड सम कलर्स इन माय लाइफ। तो एक होता है ना, एक आर्टिस्ट होता है, उसका कीड़ा जो होता है आपको तंग करता है, सो उसमें सिनेरियो में लकीली फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च की क्या चल रहा है सोशल और ईज सबसे, क्योंकि इतनी टफ जॉब के बाद आपको सुकून चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, घर से करना है, ऑनलाइन करना है, उसको सोशल मीडिया ये सब चीज़ें इन थी आज से 6 साल पहले। तो फिर मैंने उन ट्रेंड्स को देखा, लर्न किया क्या है। फिर मैंने एक प्रोग्राम भी किया, वो उस प्रोग्राम से मैंने देखा कि और भी फीमेल्स थी, मतलब जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो कर रही थी। तो आई सेड कि व्हाई नॉट मी, मतलब मैं तो फिर ये इजीली कर सकती हूँ, लोगों के पैसे पे तो खेल लिया, ना डू इट फॉर माई सेल्फ। और आई थिंक वो मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। प्रोडक्ट में ये था कि टिपिकली वही फीमेल्स कपड़ों में या ज्वेलरी में या मेकअप में जाती हैं, बट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे होम डेकोर का शौक था और मुझे इन चीज़ों का पता भी था, तो स्टार्टिंग में मैंने फिर कारपेट से उससे शुरू किया, बास्केट से, ये आप जो देख रही हैं ना छाबी, वेरी इंटरेस्टिंग, इनसे शुरू किया। फिर ग्रेजुअली करते जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, एक आध एग्जीबिशन की, पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं पोस्ट भी खुद ही बनाती हूँ, सब कुछ खुद ही करती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा, आपके पास ये आर्ट है ना, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पोस्टिंग, एस्थेटिक्स अच्छे होना, बहुत सारे बिजनेसेस मैंने देखा है बहुत अच्छे रन हो रहे होते हैं, पर डिजिटल के ऊपर उनकी जो पेरेंट्स होती है, प्रेजेंस होती है, वो इतनी आई कैचिंग नहीं होती है। आई थिंक मेरी डिजिटल से ही सारी, मेरा बिजनेस ही सारा एस्टैब्लिश उसी से हुआ, एंड दैट्स गुड कि अगर आप घर बैठे काम कर रही हैं और आपका अपना सारा सिस्टम चल रहा है। डिस्प्ले के लिए फिर मैं एग्जीबिशंस करती हूं, तो वो भी। अच्छा, ये जो मेरे सामने थोड़े आपके क्राफ्ट्स पड़े, मैं अपने देखने वालों को भी, ये जो मैंने फूल हाथ में पकड़ा है, इट्स अ लिटरली अ वेरी हैवी फ्लावर बिकॉज ये क्ले से बना हुआ है। सो ये क्या, किस तरह का क्ले आप इस्तेमाल करती हैं, और आपने अपनी आर्ट के अंदर बहुत डाइवर्सिटी भी रखी है, क्या मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर चल रही है? उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये कि ये सिरामिक क्ले है और ये इम्पोर्टेड है, मतलब यहाँ लोकल नहीं है, लोकल इतना फाइन नहीं है, सो वो उस तरह से है। और जो वैरायटी है वो इसलिए कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि मैंने कारपेट से और बास्केट से शुरू किया। कारपेट चूँकि एक एक्सपेंसिव आइटम हैंडमेड है और ये वेजिटेबल डाइज हैं। अच्छा जी, ये नॉर्मल आपके आम कलर्स नहीं है, ये प्योर वेजिटेबल डाई, तो ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, लाइक ये स्मॉल पीस की अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 6-7,000 का है। ठीक है, तो वो फिर हर कस्टमर बाय नहीं करता। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस,
तो आपको फिर उसके लिए आइटम्स प्रोडक्ट्स चाहिए जो रनिंग में भी रहें, बिल्कुल आपको ज़्यादा। तो फिर वैसे भी मैंने को बताया ना, जब होम डिकोर की हम बात करते हैं तो फिर आपके साथ चीज़ें जलन होना शुरू होती हैं। लाइक कारपेट है तो ऊपर कुछ बास्केट है तो फिर बास्केट पे फ्लावर्स भी होने चाहिए, मतलब फिर वो आइडियाज़ आते हैं। तो आइडिया तो इतने आते हैं कि मतलब अगर मैं हॉट पॉटी की बात करूं तो मेरे पास 50+ डिज़ाइंस यानी डिफरेंट है मैंने बनाए हैं अभी तक, क्योंकि हम कस्टमाइजेशन करते हैं। ठीक है खुद जो बनाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं है कि हमने मार्केट से उठाई दे दी। तो आप एनी साइज डिज़ाइन, लाइक ये छोटी लॉन्ड्री बास्केट है, अभी मेरी एक ऑर्डर बन रहा है, वो तकरीबन 36x20 का है साइज, मतलब सेम चीज़ लेकिन इतना। तो मतलब पहले भी हमने बनाए हैं लॉन्ड्री बास्केट्स बड़े बड़े काफ़ी, लाइक 48। मुझे लगता है ये वाली जो आर्ट है अब मुझे विद टाइम लोगों का जो स्टैटिक्स है वो भी चेंज हो रही हैं। बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। मुझे सबने बल्कि मना किया कि तुम क्या कर रही हो, इतना एक्सपीरियंस छोड़ के तुम इन चीज़ों में, और ऑनलाइन कौन ये चीज़ें करेगा, लोग ट्रस्ट नहीं करते, ऐसे के नहीं करेंगे। मतलब फिर मैंने आपको बताया ना जैसे कि मैंने पहले सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट बना के लगाई चीज़ों की। मुझे अच्छा ऑब्वियसली टाइम लगता है, 1 साल लगा एस्टैब्लिश होने में ग्रेजुअली, लेकिन फिर मैंने एग्जीबिशन की 2-3 महीने के बाद ना, एक बीकन हाउस में थी हमारे के, ऑल्दो वो वहाँ कोई फुटफॉल इतना नहीं था, लेकिन जो ऑल 30 स्टॉल्स थे ना, उनके ही लोगों ने मेरी चीज़ें ली, पसंद की, तो मुझे हुआ कि नहीं, अगर ये है तो इट मीन्स कि देयर इज अ पोटेंशियल, सो गो फॉर इट। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है, डू यू हैव एनी हेल्प, आपने अपने साथ कोई आर्टिस्ट वगैरह ट्रेन किया या इट्स ऑल बाय यू? नहीं, आर्टिस्ट है, मैंने बताया ना, हम 11 हैं जो फीमेल्स हैं, ऑल फीमेल्स, क्योंकि मेरा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी है। मैंने देखा है कि फीमेल्स को जो है वो उतना सपोर्ट नहीं है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, मेहनती बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, ये सब फीमेल्स ही बना रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी। ये कितना टाइम लगता है, ये जो कारपेट आपने अभी बताया? कारपेट स्मॉल, मतलब हम इस तरह नहीं बनाते, एक बनाए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, हम फिर वो एक सेट बनाते हैं लाइक 10 का या उस तरह। वो क्या होता है कि उससे बल्क में चीज़ें भी वो होती हैं। नॉर्मली जो है वो हमें 5 to 6 डेज लगते हैं इसको बनने में, क्योंकि इसमें डाइज भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ये एक बैच को बनने में। ठीक है, इतना है। बाकी डिज़ाइन पे अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली ज़्यादा साइज है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली अगर हम कहें 4x6 का है तो मंथ लग जाता है। ओह अच्छा, इट्स लॉन्ग टाइम। अच्छा, कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज हमारे पास यहाँ भी पड़ी हैं, these are like wind chimes जो इनकी बास्केट में है, ये बहुत अच्छा गोटे का काम है जी। ये बेसिकली जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स होता है ये उससे बनती हैं। आप देखिए इसके ऊपर जो सारा ये जो हमारे बच जाते हैं फैंसी क्लोथ्स या फैंसी चीज़ें, हम उसको रीयूज़ करते हैं। हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमारा उसका पर्पज़ यही है कि ये इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, और जो आजकल हमारा सब वो चल रहा है उन प्लास्टिक्स और इन सब चीज़ों को छोड़ के आप ये जो आइटम्स है, मुझे वो होम इकोनॉमिक्स का याद आया। माई सिस्टर यूज्ड टू डू इट, तो आई रिमेम्बर कि ये वाली इतनी सारी हमारे घर में लगी होती थी, मेरी कजिन्स और उनकी बनी होती थी, और अब ये दोबारा से इन ट्रेंड है, ये डिजाइन, और लोग अपने घरों में बैठ करना शुरू हो गए इस तरह की। बिल्कुल ऐसे। और ये आपने इस पे भी क्ले फ्लावर्स लगाए, राइट? बेसिकली सारे क्ले के प्रोडक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, मुझे ये बताएं आगे आपके क्या प्लान्स हैं इसको मजीद एक्सपैंड करने के लिए? जैसे आपने कहा मजीद वैरायटी लाना चाहती हैं अपने आर्ट पीसेस में। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अभी भी मेरा मतलब अभी मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट तो नहीं कर रही, लेकिन एक्सपोर्टर्स हो गए या ई-कॉमर्स वाले जैसे मुझसे लोग बल्क ऑर्डर्स लेते हैं। जी जी माशाल्लाह। मेरा यूएसए में, यूके में और ये कनाडा में, इवन सऊदीया में, मतलब डिफरेंट ऑर्डर्स, क्योंकि वहाँ पे लोग इस तरह के आर्ट को ज़्यादा बहुत ज़्यादा, यूरोप और यूएसए में तो इसका बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, कारपेट्स और बास्केट स्पेशली। और मेरे मतलब नॉर्मली ये वही हमारा है तो ट्रेडिशनली, लेकिन उसको मैंने इम्प्रोवाइज किया है। क्यों? क्योंकि वो कलर्स वही टिपिकल थे, लाल पीले वो जो चल रहे हैं, वो नीटनेस या वो स्टैंडर्ड नहीं था। हम लोग जो लाए हैं, हमें 2 साल लगे मुझे अपनी टीम को अलाइन करने में कि भाई सेम साइज में हमें ये 10 पीसेस चाहिए। लाइक इफ 20x15 है तो 20x15 ही उसकी मेजरमेंट हो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब आप बात करते हैं, ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उस चीज़ को जो ऑर्डर है आपने उस चीज़ को वैसे ही लेना है। लाइक एक ही डिज़ाइन के अगर आपने 100 पीस बनाने तो वो ऑलमोस्ट एक जैसे होने चाहिए।
हैंडमेड है, ठीक है, 19-20 होता है, ह्यूमन एरर का मार्जिन होता है। ह्यूमन एरर नहीं, हैंडमेड है ना, बिल्कुल, मतलब पता है उसकी एक स्पेसिफिक वो है, आप उसको मोल्ड एक हद तक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह स्पेशली बास्केट्स में कारपेट है तो उस पर भी कलर्स या वो है वो एक स्पेसिफिक उस तक, क्योंकि वूल पे हर कलर नहीं आता, इसी तरह पत्ते पे भी हर कलर नहीं डाई होता, तो हमें उन चीज़ों को देखना पड़ता है कि कैसे करना। लेकिन शुक्र है कि उस चीज़ का और इसीलिए इतनी जल्दी, मतलब 5-6 ईयर में आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, और माशाल्लाह मेरी क्लाइंटेल भी बहुत अच्छी है। मैं लोकली भी कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट जो जितनी फेमस एग्जीबिशंस होती हैं जो हमारे यहाँ, लाइक डाची हो गई, बहबूद हो गई, और एक्सपोज में होती है जी, वहाँ इवन मैंने एक्सपो भी की हुई है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एग्जीबिशन करवाते हैं। तो बहुत एग्जीबिशन से ये होता है कि आपको डिस्प्ले एक मिल जाता है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसने आके देख के लेनी है वो देख के ले लेते हैं, तो एक अच्छा वर्ड। अच्छा, आपने अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और आपने कहा कि आपके साथ 11 आर्टिस्ट हैं, क्यों कभी आगे सोचा है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स इस तरह की आपने देनी है लोगों को? जी बिल्कुल है, हम ऑलरेडी मैंने आपसे बताया ना कि जब एग्जीबिशन करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे मोस्टली फीमेल्स होती हैं, तकरीबन 90% जो है वो एग्जीबिशन फीमेल ही कर रही होती हैं, एग्जीबिटर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, तो उसमें हम सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। तो इसी तरह मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के भी मेंबर हूँ, ठीक है, ठीक है, और हम उसके प्लेटफॉर्म से बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है PCCI, ठीक है, जो तमाम चैम्बर्स उनकी हेड करती है, उसकी मैं कन्वीनियर फॉर पंजाब रीजन की 2 साल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ एज ए हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो है से रिलेटेड बिजनेस। उसमें फिर इसमें जितने भी इसके इश्यूज हैं आप उनको एड्रेस करती हैं। ज़बरदस्त, मेरा टाइम खत्म हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। आपका आर्ट बड़ा ज़बरदस्त है एंड वी रियली अप्रिशिएट कि आप इसी तरह से अच्छा पाकिस्तानी जो आर्ट है उसको डिस्प्ले करती रहे। हमारे साथ जी सईदा तौकीर फातिमा मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।